Assalamualaikum fourth year. Welcome to fourth year MBBS. The video is a bit late. Actually रमज़ान एंड मेरे वाइवास चल रहे थे, सो आई ट्राइड कि एज सुन एज पॉसिबल ये वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले आप लोगों ने परेशान नहीं होना। फोर्थ ईयर का सिलेबस अपेरेंटली बहुत लेंथी लगता है, बट फोर्थ ईयर का प्रॉफ काफ़ी इजी है, मतलब एज़ कम्पेयर टू एनाटमी फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड ईयर एंड फार्मा फ्रॉम थर्ड ईयर या फिर स्पेशल पैथो और माइक्रो फ्रॉम फोर्थ ईयर। तो ये ना काफ़ी ईजी रह जाता है। मतलब एक टाइम होता है प्रॉफ में बंदा कह रहा होता है कि कौन कहता था फोर्थ ईयर ईजी है एंड दिस दैट, बट इट्स क्वाइट ईजी अगर आप इन चीज़ों को ना सिस्टमिक वे में चलें, लेके चलें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यही हो गया कि आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। पैथो होती है, IENT और CM। तो आपको जो मेजर सब्जेक्ट है वो ऑफ कोर्स पैथो है, और इसके अलावा IENT और CM भी मेजर ही हैं, बट थोड़ा सा मतलब लेंथी है पैथो, और आई का पेपर थोड़ा टफ आता है। बाकी ENT की बुक बहुत लेंथी है, और इसका पेपर वो ना मतलब किस्मत पे है कि कभी बहुत आसान आ जाता है टोटली पास्ट बेस्ड, और कभी कभी बहुत मुश्किल आ जाता है। और इसके अलावा CM है तो वो उसके बारे में यही मशहूर है कि जिसकी किताब से पढ़ लो तो एंड में आप लोग बैठे होंगे ब्लैंक और ये वो। खैर, लेकिन बंदे ने एफर्ट्स तो करनी होती हैं, ज़ाहिर है पढ़ना पड़ता है। तो आई विल ट्राई कि आपको बहुत अच्छे वे में गाइड करूँ। तो सबसे पहले पैथो की अगर बात करें तो यहाँ स्पेशल पैथो आएगी। मतलब आपने जनरल पैथो पढ़ी थी थर्ड ईयर में, और साथ में माइक्रो वगैरह पढ़ी थी और सारा। तो ये लेविंसन वगैरह वाला चक्कर नहीं है, ये अजाब आपके लिए नहीं होगा। बस आपने ना स्पेशल पैथो करनी है, तो इसमें ना सिस्टम्स हैं, तो उनको लेके आपने चलना है। तो हर सिस्टम का यही तरीका है कि आपने ना सबसे पहले ना अपना टॉप देख लेना, वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कि मतलब किस चैप्टर से कितने SCQs आ रहे हैं, कितने MCQs आ रहे हैं। तो मोस्टली तो सबसे इक्वली आ रहे होते हैं, लेकिन एक तो टॉपिक है जिनसे 2 SCQs आ रहे हैं। तो आपने ना अपनी प्रायोरिटीज़ डिवाइड कर लेनी है। आपने जो मतलब आपके वो टॉपिक्स जिनसे 2 SCQ आ रहे हैं, आपने उन टॉपिक्स को पहले कर लेना है। और आई थिंक आपकी एंडो से 2 SCQ आ रहे होते हैं, तो आपने ये वाले टॉपिक ना पहले कर लेने हैं, अपनी प्रायोरिटी में रखना है। और जो टॉपिक शॉर्ट हैं उनको आपने मतलब उनसे एक SCQ आना है, तो आपने उनको ना मतलब बाद में कर लेना है। फिर बुक का आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि कौन सी बुक पढ़ी जाए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो मैंने फोर्थ ईयर के लिए बनाई थी प्रॉफ टाइम के करीब, आप लोग वो भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि बुक्स का यही है कि कुछ लोग बिग कैटसन पढ़ रहे होते हैं, सॉरी बिग रॉबिन्स पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग मीडियम, तो और कुछ लोग बिल्कुल फिरदौस से गुजारा कर रहे हैं। तो फिरदौस का आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा कम लेना देना होगा, और अच्छे कंसेप्ट के लिए ना आपको मतलब मीडियम ही पढ़नी चाहिए। मोस्टली टॉपिक्स जो है ना वो मीडियम से आपके कवर हो रहे होते हैं। बट पर्सनली स्पीकिंग कि मैंने अपना टॉपिक GIT, ब्रेस्ट और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये 4 टॉपिक जो थे ना मैंने ये बिग रॉबिन से किए थे। और इसके अलावा जो CNS के ट्यूमर्स थे ना वो बहुत सिलेक्टिव करना होता है, तो वो भी मैंने ना बिग रॉबिन से ही देख लिए थे। लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, आप लोग मीडियम से भी कर सकते हैं। तो पर्सनली अगर आप लोग पूछें तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ये 4 टॉपिक ना आप लोग उसी से ही कर लें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारा जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आया था ना, अब मैंने बिग रूबिन से किया था, और उसमें वो टॉपिक लिखा हुआ था, और ना वहाँ मेरा UQ भी मेंशन था। मतलब मेरी बुक मार्क होती हैं बुक्स वगैरह, तो उस मार्किंग में लिखा हुआ था, बट वो पास में कहीं नहीं था, तो आई इग्नोर्ड के ये तो नहीं आता। एंड कैन यू बिलीव कि वही पेपर में आया हुआ था, और वो मीडियम में नहीं था। तो इसलिए मतलब एक सेफ साइड में रहने के लिए, अच्छे कंसेप्ट लेने के लिए, और मतलब उसके लिए हर तरह की SCQ कवर करने के लिए ना आप ये 4 टॉपिक ना मतलब GIT, ब्रेस्ट, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये 4 टॉपिक आप लोग ना इससे बिग रॉबिन से कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ट्यूमर मार्कर दिया हुआ था, और उसका मतलब ट्यूमर लिखना था, और उसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो वो ट्यूमर मार्कर जो था ना मतलब उसी टॉपिक में वो बिग की लाइंस में लिखा हुआ था, लेकिन मीडियम में नहीं लिखा हुआ था, तो काफ़ी बच्चों का ना वो ड्रॉप हो गया था वो क्वेश्चन। तो थोड़ा सा इस लिहाज से ना सेफ साइड पे बंदा रह जाता है, और SCQs भी मतलब कवर हो गए थे। तो ये नहीं है कि आपने हर टॉपिक करने बैठना है, प्रायोरिटी वाइज आपने जाना है। आपको मैं ये एक टिप बताऊंगी, मुझे खुद भी फाइनल ईयर में आके थोड़ा सा आइडिया हुआ। आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि आप लोग ना टॉपिक्स को डिवाइड करने हैं। मतलब अपना टॉपिक आप एक बुक का खोल रहे हैं ना, तो उसको आपने 80-20 और 10 की परसेंटेज में, या 0.5 या 1.5 इस तरह से रखना है। तो 80% वो है जो पास में मतलब कंफर्म आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो आप
आप ना उनको 80% वाली प्रायोरिटी में मार्क कर लें। मतलब लिटरली बुक के ऊपर ना लिख देंगे ये 80% में है, और जो कभी कभी आ रहे हैं आप उनको 20 में रखें, और जो बिल्कुल नहीं आ रहे बट फिर स्टिल MCQs आ सकते हैं, ये कभी कभी आ जाते हैं, तो उनको आप मतलब 1% या 5% जितने भी आप परसेंटेज देना चाहें। तो आप जब पढ़ने बैठे तो तभी आपने यही करना है कि 80% वाली मतलब उसको आपने प्रायोरिटाइज़ करना है। सबसे पहले उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है, बाकी फिर बाद में देखना है। अब रॉबिन्स पढ़ने का तरीका भी मैं आपको फिर से बता दूं, मैंने गाइडन के लिए भी आप लोगों को बताया था, मे बी यू गाइज रिमेंबर, बट स्टिल इफ़ यू डोंट तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि इसमें ना आपने वर्ड टू वर्ड हर बात को रट्टा नहीं मारना होता। मतलब कुछ बातें होती हैं जिनको आप ओमिट कर सकते हैं, लेकिन आपने की पॉइंट्स याद रखने हैं। मतलब आप अगर एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ना, तो आपको वो पूरी कहानी बताई हुई है कि फलां सेल है, ये है, वो है, आप उसमें से ना की पॉइंट निकाल के अपनी बुक की ना साइड पे लिखते जाएं। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम बुक खोलेंगे ना, तो आपके वो शॉर्ट पॉइंट्स लिखे होंगे, आपको वो टॉपिक बिल्कुल भी याद नहीं होगा कि इसमें मैंने क्या पढ़ा था, क्योंकि ज़ाहिर है इंसानी दिमाग इतना अफलातून तो है नहीं कि सारा साल मतलब एक साल बाद जब आप प्रॉफ में पढ़ने बैठे हैं तो आपको वो सारा कुछ याद आ जाए। तो आप अपने वो जो आपने शॉर्ट लिस्टिंग की थी ना, वो टॉपिक आप लोग देखेंगे वो पॉइंट्स, तो आपको ना आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये टॉपिक है, सपोज प्लेमॉर्फिक एडिनोमा है, तो आप कहेंगे इसमें अच्छा ये बातें आती हैं। तो आपका ना एक थोड़ा सा माइंड मैप बन जाएगा कि हाँ मैंने ये बातें पढ़ी थी। उसके बाद जब आप लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, तो इट विल बी सुपर इजी, तो आप लोग ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी आप लोग अगर वो कर रहे हैं कोई भी स्पेशल पैथो में, मतलब दो चीज़ें ही होती हैं कि एक उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, और अगर कोई डिजीज़ है तो उसकी पैथोजेनेसिस होती है, और उसके बाद फिर मॉर्फोलॉजी होती है। तो आपने एक फ़र्क याद रखना है कि पैथोफिजियोलॉजी आती है और पैथोजिनोमिक हॉल मार्क्स, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब मॉर्फोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी, तो इन दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। और आपकी पैथो में ना स्पेशल पैथो में यही आ रही होती है, या वो आपसे पैथोफिजियोलॉजी पूछ रहे हैं या वो मॉर्फोलॉजी पूछ रहे हैं। तो इन दोनों के लिए यही तरीका है कि अगर पैथोफिजियोलॉजी पूछ रहे हैं तो आप वही मैकेनिज़्म समझें, पढ़ें, समझें अच्छे से। उसके बाद ना आप उसको छोटे छोटे पॉइंट्स बना के ना शॉर्ट की पॉइंट्स बना के स्टिकी नोट से या अपनी मतलब बुक की साइड पे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रीड करेंगे ना अपने पॉइंट्स को, तो आपको थोड़ा सा नो हाउ हो जाएगी, फिर आप बुक पढ़ेंगे तो आसान होगा। वरना थोड़ा सा ना बंदा शुरू से ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ रहा है। इसके अलावा मैं तो अपने लिए ना शॉर्ट वॉइस नोट्स बना के ना सेव कर लेती होती थी, तो इसे भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप एक टाइम बैठे हैं, आपने 1 घंटा लगाया है, मतलब एक प्रॉपर टाइम दिया है, आपने एक टॉपिक समझा है, पढ़ा है, आपका ना एक माइंड मैप बन गया है। अगली दफ़ा जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको ना वो माइंड मैप ही याद नहीं आ रहा होता। मतलब मेरे साथ खुद भी यही होता था, तो फिर मैंने अपने वॉइस नोट्स बना लेती थी, तो बिलीव मी जब बंदा वो सुनता है ना फिर काफ़ी याद आ जाता है। तो आप लोग इन दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी ना स्टिकी नोट्स आपने बनाने हैं, चाहे मॉर्फोलॉजीज हैं या पैथोफिजियोलॉजी है, तो आपने यही मतलब वो बनाने हैं स्टिकी नोट्स और उनको साइड पे लगा देना है। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपने ना सारे यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस के स्टिकी नोट्स बना के लगाए हुए हैं। अब नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करने बैठे हैं तो आपके पास टाइम कम है, कल पेपर है, तो आप जल्दी से ना अपने स्टिकी नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, आपका आराम से अच्छा सा टेस्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग मतलब माइनर टॉपिक्स को देखें, अगर आपने ना 2-3 पॉइंट हर टॉपिक के हाईलाइट कर लिए और साइड पे लिख लिए, अब आपके पास पूरा टेक्स्ट पढ़ने का टाइम नहीं होता, क्योंकि मतलब आपके काफ़ी एक्सटेंसिव हो जाती है पैथो अगर आप एक एक टॉपिक पढ़ने बैठें। तो सबसे पहले तो आपने पढ़ना ही मार्किंग के अकॉर्डिंग है, वही 80-20 और 5 वाली प्रायोरिटी सेट करके। तो उस 5 वाले जो टॉपिक है ना, उनको आप लोग मतलब अगर बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास कम है तो आप उनको अपने शॉर्ट लिस्टिंग और अपने हाईलाइटेड पॉइंट से ही देख के कर सकते हैं। मतलब यू विल नॉट क्रैम ईच एंड एवरी वर्ड। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आता है कि मॉर्फोलॉजीज कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ये वो। तो काफ़ी बुक्स वगैरह भी मार्केट में अवेलेबल हैं मॉर्फोलॉजीज याद करने के लिए। अनवर या आई डोंट रिमेंबर, क्योंकि मैंने कभी भी दूसरी किसी बुक का यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे हमेशा शॉर्ट ये प्रॉब्लम रहा है कि मुझे ना शॉर्ट बुक्स याद नहीं होती की पॉइंट्स। तो अगर यू आर अ टाइप ऑफ पर्सन जो चीज़ों को मतलब रट्टा मार सकता है, तो वो मॉर्फोलॉजीज की शॉर्ट बुक्स की तरफ जा सकता है और उनको वहाँ से तैयार कर सकता है। लेकिन अगर आप लोग एक ऐसा बंदा है जो समझ के करता है और मतलब उसे पहले समझना पड़ता है फिर जाके याद होती हैं, तो फिर आप लोग ना मतलब रॉबिन से ही कर सकते हैं। तो मैंने रॉबिन से की थी और अच्छी हो गई थी। बाकी बुक्स वगैरह हैं उनका मुझे मतलब मैंने उनको ऑनेस्टली सेइंग कि मैंने इतना चेक नहीं किया, बट ये है कि वहाँ मॉर्फोलॉजीज ना हेडिंग वाइज दी होती हैं, तो थोड़ा सा मतलब बच्चों को वहाँ से भी याद करते देखा है। तो यू कैन गो फॉर आइदर वे, मतलब वर्क करेगा। हमारी क्लास के टॉपर्स भी वो वाली बुक्स वगैरह से मॉर्फोलॉजीज कर रहे होते थे, बट स्टिल अगर आप लोगों को उन बुक से मसला हो रहा है तो आप लोग ना रॉबिन से भी कर सकते हैं, रॉबिन कवर कर देती है। और इसका ये फ़ायदा है कि आपके ना MCQs पॉइंट्स भी थोड़ा सा याद हो जाते हैं, और रॉबिन थोड़ा सा सिस्टमाइज वे में है, तो मतलब आप लोग
एक सीक्वेंस में याद कर रहे होते हैं। और इसके अलावा आप बुक का टॉपिक पढ़ते हैं तो साथ में आपको मतलब अलग बुक का ना थोड़ा सा बंदा वो कर जाता है कि बाद में अच्छा पढ़ लूँगा, तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाला फैक्टर भी नहीं आता, तो आप साथ साथ बुक से देखते जाते हैं। तो इट्स ऑल योर चॉइस। तो ये है कि आपने ना मॉर्फोलॉजीज़ को रट्टा नहीं मानना। सबसे पहले अगर सपोज मैं आपको बताऊँ, अगर रॉबिन का एक मतलब पैराग्राफ है, उसमें आपके पास मॉर्फोलॉजी लिखी हुई है, तो आप उसको ना मतलब ये देखिए कि उसने क्या बताया होगा। सेल टाइप बताई होगी, सेल की डिफ्रेंशिएशन बताई होगी, और न्यूक्लियस के बारे में बताया होगा। फिर उसके कोई पर्टिकुलर फीचर बताए होंगे जो उसके डिस्टिंग्विशिंग होंगे, वो 3-4 होंगे। मतलब इस तरह जाके चलना, ये नहीं कि हर चीज़ में मतलब आप लोग इतने रट्टे मारें वर्ड टू वर्ड और आपको याद ना रहे। तो आप ना थोड़ा सा ना एक बेसिक एक स्केच टाइप बना लें कि हाँ मॉर्फोलॉजी में मतलब आप पहले मैंने सेल टाइप लिखनी है, और अगर कोई ट्यूमर है और हाई ग्रेड है तो जाहिर है वो होगी न्यूक्लियस का सारा लिख देना है कि हाइपर क्रोमेटिक होगा, और वो होगा सारा एनिथियोसाइटोसिस वगैरह, और ये सारे फीचर्स लिख देने हैं न्यूक्लियस वाले भी साथ में लिख देने हैं। और इसके अलावा अगर कोई मतलब कम ग्रेड का ट्यूमर है तो वो जाहिर है इतना ज़्यादा डिफरेंट मतलब वो नहीं होगा, डिफ्रेंशिएटेड होगा, वेल डिफ्रेंशिएटेड, तो सेल सेल टाइप नॉर्मल होगी, एटीपी वगैरह कम होगा, न्यूक्लियस नॉर्मल होगा, और मल्टीपल नहीं होंगे, और इस तरह के। तो मतलब आप लोगों ने ना जनरलाइज फीचर्स देख लेने हैं। और इस तरह से जैसे गाउट की आपकी मॉर्फोलॉजी आती है, तो उसमें एक टिपिकल है कि आपके यूरिक एसिड क्रिस्टल हैं तो आपको नीडल शेप क्रिस्टल्स मिल रहे हैं। तो ये कुछ बातें होती हैं जो आपको ना मतलब डिफ्रेंशिएट करा रही होती हैं मॉर्फोलॉजीज़ को। बाकी एक है कि मतलब जैसे हम लोग यही करते थे कि अगर कोई मॉर्फोलॉजी याद नहीं हो रही तो अपनी तरफ से एटीपिया, पॉलीक्रोमेविया, हाइपरक्रोमैटिक, ये वो न्यूक्लियस और सारा कुछ, तो ये हम लोग ना बिल्कुल एंड में लिखते होते थे। तो आप लोगों का तो साल का स्टार्ट है, तो आप लोग मतलब अच्छे से पढ़ के, और यही है कि मॉर्फोलॉजीज़ के लिए भी अपनी बुक पे ना टेबल अगर आपने लिखा हुआ है जो रॉबिन का, तो साइड पे ना की पॉइंट्स बना के, जैसे अगर उसमें पूरी न्यूक्लियस की टाइप बताई हुई कि न्यूक्लियस ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, तो आप साइड पे छोटा सा लिखते हैं कि हाँ इसमें ना ये न्यूक्लियस ये वाला है। और इसके अलावा मतलब हर चीज़ के छोटे छोटे पॉइंट्स बना के ना अगली दफ़ा आप उन्हीं पॉइंट्स को ही याद रखें, तो वो आपके लिए आसानी हो जाती है काफ़ी। तो मॉर्फोलॉजीज़ काफ़ी तंग करती हैं, बट बिलीव मी प्रॉफ में हो जाती हैं। और मॉर्फोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं हमारे पेपर में, अच्छे खासे ऐसी क्यूज थी जिनकी मॉर्फोलॉजीज़ आई हुई थी। तो मॉर्फोलॉजीज़ आर नॉट द थिंग्स कि आप इनको मतलब छोड़ दें, तो आपने इनको अच्छे से याद करना है। और इसके अलावा यही है कि आपने पैथो के टॉस को सामने रखना है, और जो आपके की प्रायोरिटी टॉपिक हैं उनको पहले कर लेना है, और इधर भी मार्किंग के अकॉर्डिंग ही करना है। तो सबसे पहले आप ना अपनी जीआईटी कवर कर सकते हैं, फिर आप लोग ब्रेस्ट कवर करें क्योंकि वो बिल्कुल छोटा सा है और जल्दी हो जाएगा और टू द पॉइंट है, और उससे क्वेश्चन भी आता है। फिर आप लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करें। तो ये इन 4 सिस्टम से ना आप अच्छी खासी पैथो कवर हो रही होती है। जब आप लोग ये 4 टॉपिक कवर कर लेना, उसके बाद आप लोग मतलब एंडो कर सकते हैं। एंडो काफ़ी लेंथी है तो टाइम आपका लेगी, लेकिन ना हाई यील्ड भी होती है, मतलब इसे भी एमसीक्यूज और एससीक्यूज आ रहे होते हैं। और आपने ना मतलब एक ये है कि मॉर्फोलॉजीज़ की बेस पे डिफ्रेंशिएट भी करना सीखना है। मतलब जैसे ऑर्फन एनी आई अपेयरेंस एक मतलब टिपिकल फीचर है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस ट्यूमर का है। और इसके अलावा जैसे हॉजकिन लिम्फोमा है, उसके फीचर्स आ रहे होते हैं कि उसमें आपको टिपिकल रीड स्टेम बैक सेल मिलेंगे। तो ये आपने ना इस तरह के फीचर्स भी याद रखने हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में ना यही आता है कि स्लाइड में ये नज़र आ रहे थे तो अब आपका कौन सा ट्यूमर है, आप उसकी डिफरेंट वो लिखें, बाकी मतलब मॉर्फोलॉजी लिख सकते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन आता है। बाकी ब्लड जो है ना वो काफ़ी लेंथी है, तो ब्लड आप ना थोड़ा सा आरबीसीज वाली साइड को तो मतलब बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि मतलब 2 पार्ट्स में आपका ब्लड डिवाइडेड होता है, एक आरबीसीज है और दूसरा डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स वगैरह वाला है। तो आरबीसीज वाला आपने काफ़ी अच्छे से कर लेना, वो तो मतलब उसमें से एनीमिया काफ़ी आ रहे होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब आपकी ऑस्पी में भी आ रहा होता है, आपके रिटर्न में भी आ रहा होता है। और इसके अलावा जो डब्ल्यूबीसीज वाला पोर्शन है ना, उसमें मतलब आप लोग ना फिर मतलब बहुत हाई यील्ड टॉपिक जो है ना वो कर लेना, फर्स्ट गो में सारे कर लेना। और जब प्रॉफ टाइम हो ना तो फिर आप बेशक हाई यील्ड की तरफ जा सकते हैं इफ़ यू हैव शॉर्ट टाइम, लेकिन सेफ साइड यही है कि आप लोग ना मतलब जो आपकी मार्किंग के अकॉर्डिंग टॉपिक होते हैं ना वो आपने ज़रूर करने होते हैं। तो इसमें मतलब वो बी सेल लिम्फोमा और टी सेल लिम्फोमास दिए हुए हैं, तो वो काफ़ी सारे हैं, मतलब बी सेल लिम्फोसाइटिक और ये वो सारे, तो इनको फर्स्ट गो में कर लेना आप लोग। इसमें
ALL और ALL, CML और इसके अलावा AML, ये 4 हैं। ये तो बहुत ही आ रहे होते हैं, तो इनको तो आपने किसी तरह छोड़ना ही नहीं है। और इसके अलावा बाकी बर्किट लिम्फोमा और एक दो हैं जो मतलब आपके रिपीट हो रहे होते हैं, तो आपने वो उन पे ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन यही है कि फ़र्स्ट गो में आप लोग ना सेफ़ साइड पे रहने के लिए आप लोग बाकी टॉपिक भी करेंगे। और उसके बाद WBCs में ये मतलब आपने इस तरह कर लेना है कि मार्किंग के अकॉर्डिंग कर लेना है। मतलब हम लोग मार्किंग कर रहे होते हैं ना, तो भी वो अच्छा खासा हो रहा होता है। तो यही तरीका है कि पहले आपने मार्किंग में जो आपको टॉपिक बताए गए हैं आप वो टॉपिक करें, और उसके बाद फिर उनमें से जो प्रायोरिटी सेट करें कि जो 80% रिपीट हो रहे हैं उनको बहुत अच्छे से कर लें। बाकी टॉपिक्स को आप लोग ना सेफ साइड पे रखने के लिए ना मेमोराइज़ करें थोड़ा थोड़ा। और इसके अलावा बाकी RBCs हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो आपको करना ही करना है। और वहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी कवर हो रहा होता है। और इसके अलावा एंडो में आपको मैंने बताया कि लेंथी है, और इसमें भी ना अच्छी खासी मॉर्फोलॉजीज़ हो जाती हैं, तो इसमें थोड़ा सा ना आप थोड़ा सा सिलेक्टेड जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव भी नहीं जाना, क्योंकि मतलब इसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो कुछ टॉपिक होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं आते, तो आप उनको छोड़ सकते हैं। और उसके बाद फिर आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, वो बहुत आसान है। तो उसमें जो बोन वाला पार्ट है ना, ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ये सारे तो बहुत, इविंग सार्कोमा, ये बहुत रिपीट होते हैं। और इससे पीछे भी एक पोर्शन है, मतलब स्टार्ट में जो आपके बताए हुए हैं कि बोन डिजीज़ है, जिसमें मार्बल बोन्स वगैरह और ऑस्टियोमालाइटिस और ये सारे टॉपिक हैं, इनमें से भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो इन टॉपिक को भी अच्छे से करना है। और बोन की ट्यूमर्स को भी बहुत अच्छे से करना है। तो मोस्टली आपका ये क्वेश्चन ना या तो बोन की ट्यूमर से आ रहा होता है, या फिर आपका ना यही ऑस्टियोमालाइटिस और ये जो इससे पहले टॉपिक दिए हुए हैं ना उनसे आ रहा होता है। उनके MCQs भी आ रहे होते हैं, जैसे ऑस्टियोमालाइटिस के ऑर्गेनिज्म आ रहे होते हैं कि बच्चों में कौन सा है, और मोस्ट कॉमन कौन सा है, और एक का साल्मोनेला टाइफाई वो किसको अफेक्ट कर रहा होता है। तो इस तरह के ना छोटे छोटे पॉइंट्स MCQs में आ रहे होते हैं, तो उस लिहाज से भी आपने देख लेना है। और रिकेट्स भी आता है। बाकी आप लोगों ने ना फिर बोन के ट्यूमर्स का पार्ट है, तो या फिर उनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपका ना वो आ रहे होते हैं गाउट वगैरह, और आर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस वगैरह, तो इनमें से एक क्वेश्चन आ रहा होता है। तो आई एम नॉट श्योर कि ये रिमेटोलॉजी और ऑस्टियो सेम है, इसको आप लोगों ने कंफर्म कर लेना है। तो मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहा होता है, और ये बहुत आसान टॉपिक है, मतलब आप लोग करने लगेंगे ना तो इट विल बी वेरी इजी, और बहुत शॉर्ट टाइम लेगा, तो कंपैरेटिवली ये टॉपिक काफ़ी आसान है। और जो मस्कुलर सिस्टम है उससे भी आप लोगों ने ना, उससे इतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन सिलेक्टेड टॉपिक्स आते हैं, तो वो आप लोगों ने कर लेना है। बाकी CNS जो है ना वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, और हम लोग हमेशा अनफॉर्चुनेटली CNS को इग्नोर करते आते हैं, मतलब हमेशा ना सिलेक्टिव कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने ना CNS के एक तो ट्यूमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से कर लेनी है। क्लासिफिकेशन एज सच ना मतलब एक एज अ होल क्वेश्चन उठ के आया होता है कि CNS की ट्यूमर्स को क्लासीफाई करना है, तो वो आपने अच्छे से कर लेने होते हैं। और इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जो मतलब ना इसके स्टार्ट वाले जो ट्यूमर हैं वो आपने ना अच्छे से करने होते हैं, और वो क्वेश्चन वहाँ आए होते हैं, मतलब एज वो जैसे आपका वो एपेंडिमोमा, मेनिंजियोमा, और ये सारे ट्यूमर्स आपके मेडुलोब्लास्टोमा वगैरह, तो ये सारे आए होते हैं, और ना इनकी फीचर्स की बेस पे लिखा होता है कि ये अपीयरेंस हुई थी स्लाइड में, तो ये कौन सा ट्यूमर है, तो आपने इनको ना सही से कर लेना है। बाकी इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज़ और पार्किंसन आया होता है, लीवी बॉडीज़ वगैरह उसमें बताई होती हैं, तो 3-4 टॉपिक हैं वो आपने इसमें से कर लेना है। और मेनिंजाइटिस भी मतलब इसी में ही आता है, तो आपने CNS भी कुछ सिलेक्टिव ही करना होता है। बाकी टू मच अबाउट पैथो, आई एम सॉरी अगर डिटेल ज़्यादा हो गई। तो उसके बाद फिर आपकी अदर सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपका आई का सिलेबस आता है। तो आई में यही है कि आप लोग ना सबसे पहले बुक्स डिसाइड करेंगे कि आपने किस बुक से पढ़नी है। तो 2 बुक होती हैं, एक जोगी होती है, एक जितोई होती है। तो आई की आपकी 2 बुक्स हैं, एक जोगी और एक जितोई। तो जो आपकी जितोई बुक है ना, तो हमने तो वही पढ़ी थी मोस्टली, लेकिन आई में यही है कि आपने जो भी बुक पढ़नी है ना बहुत अच्छे से पढ़ना है, और कंसेप्ट पर फोकस करना है। तो सबसे पहले अपने अच्छे कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, उसके बाद आपने ना वो मतलब
टॉपिक मेमोराइज़ करना है। और आई जो है ना वो बहुत वोलाटाइल है, मतलब आपको बहुत भूलती है। तो इसको आपने ना स्टार्ट से फोकस करना है और अच्छा खासा टाइम देना है। हम लोग ये करते हैं कि हम लोग ना पैथो करते 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 ना आई और ईएनटी और बाकी सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी वही सेम फार्मूला चलेगा कि आप लोग ना मतलब दोनों चीज़ों को मेंटेन करें। मतलब सपोज अगर आप रोज़ पैथो पढ़ रहे हैं ना, तो साथ में आई को एडजस्ट कर सकते हैं, या 3-4 दिन पैथो पढ़ के लास्ट 2 डेज़ आई पढ़ सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीक में पैथो के 3-4 डेज़ या 3 डेज़ और फिर 4 डेज़ आई कर सकते हैं, और या फिर ईएनटी के साथ अल्टरनेट कर सकते हैं। सीएम कंपैरेटिवली इजी है और थोड़ा जल्दी कवर हो जाती है, तो आई ईएनटी को ना साथ में ही रखना है। और आई को ख़ास तौर पे ना रिटेन करने में बहुत मसला होता है, तो आप लोगों ने ना अभी से ही मतलब अच्छी ग्रिप रखनी है। मतलब 2 बुक्स हैं आपकी, जितोई हम लोगों ने मोस्टली पढ़ी थी। बाकी कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ने वाले होते हैं वो जोगी भी करते हैं, वो थोड़ी सी लेंथी है लेकिन मतलब काफ़ी अच्छी लिखी हुई है। बट अगर आप लोगों से जल्दी मैनेज नहीं हो रहा होता तो आप लोग ना जितोई कर लें, और जो टॉपिक आपकी मार्किंग में जोगी से मेंशन है आप लोग वो वहाँ से देख सकते हैं। और जोगी के जो एंड वाले एमसीक्यूज होते हैं ना वो एज सच आए हुए होते हैं, तो वो आप लोगों ने ना मतलब अच्छे से कर लेने हैं। बाकी आई का यही है, इसमें भी आप लोगों ने ना प्रायोरिटी रखनी है। जैसे आप आई लीड वाला टॉपिक करें पहले, मतलब आपका जो टॉस है ना उसमें एक कुछ टॉपिक्स हैं जिनपे एक एक एसईक्यू आ रहा होता है, तो आपने वो टॉपिक पहले कर लेने हैं। और या 2 एसईक्यू आ रहे होते हैं, जैसे आपका रेटिना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ना अपनी प्रायोरिटी में रखें। अभी तो आप लोग असेसमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे कि आपके असेसमेंट का सिलेबस होगा और उसके अकॉर्डिंग आपने जाना होगा। लेकिन जब आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी करें, जैसे आप गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हाई यील्ड टाइम है। मतलब आप लोग ना बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस टाइम को आप लोगों ने वेस्ट नहीं करना, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना, मतलब थोड़ा सा इंजॉय भी कर लेना और उसके बाद इस टाइम को ना प्रॉपर यूटिलाइज़ कर लेना। और इसमें आप लोग मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट उठा के ना अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप मतलब सब्जेक्ट वाइज जा रहे हैं और कोई सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर रहे हैं और वो आई है सपोज, तो आप लोग ना उसको मतलब वो करें, पहले टॉप प्रायोरिटी वाले टॉपिक करें। जैसे रेटिना में 2 क्वेश्चन आते हैं, आईलिड से क्वेश्चन आता है पेट, और इसके अलावा रिफ्रैक्शन एरर से कभी कभी आ रहा होता है। और इसके अलावा आपका एक और टॉपिक था कॉर्निया, कॉर्निया से क्वेश्चन आ रहा होता है। मतलब 4-5 टॉपिक हैं, उनसे ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और एक वो ऑप्टिक डिस्क वाला चैप्टर है, तो आपने ये वाले चैप्टर्स ना पहले कर लेने हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। और एक आपका ना वो आखिर में है स्क्विंट वाला सारा जो मतलब लास्ट चैप्टर है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा होता है। तो आपने पहले ये टॉप प्रायोरिटी चैप्टर्स कर लेने हैं, उसके बाद बाकी आप लोग मतलब चैप्टर्स तैयार करें। और इसमें यही है कि मतलब बहुत अच्छे से पढ़ें, कंसेप्ट बिल्ड करें, रट्टा नहीं चलेगा। रट्टा मारेंगे अगली दफ़ा बैठेंगे भूल जाएगा, कंसेप्ट भी भूले जा रहे होते हैं, तो रट्टे की क्या ही वो होगी। तो आपने पहले मतलब सेल्फलेस के लेक्चर देख सकते हैं, किसी के भी लेक्चर सुनने हैं, कंसेप्ट बिल्ड करें। मतलब सेल्फलेस के लेक्चर काफ़ी अच्छे हैं और टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे घबरा रहे होते हैं कि ये क्या इतना टाइम लग जाएगा। लेकिन ये है कि मतलब अभी आप लोगों के पास टाइम है, तो आप लोग आराम से एफर्ट्स कर सकते हैं। तो लेक्चर सुने, कोई भी लेक्चर सुन लें जो आपको सूट करते हो, और उसके बाद उस टॉपिक को बुक से पढ़ें, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करें। और वही तरीका है कि शॉर्ट लिस्टिंग ना आपको बहुत बचा जाती है, मतलब आपके लिए ना ये एक किस्म का सेवियर है। तो आप लोग मतलब शॉर्ट लिस्टिंग की ज़रूर किया करें, और ये प्रायोरिटी डिवाइड करें कि जो टॉपिक एमसीक्यू में बार बार आते हैं उनको आपने बहुत अच्छे से करना है, मार्किंग के अकॉर्डिंग जाना है। और मार्किंग में अगर कोई टॉपिक मेंशन ना उसको स्किप नहीं करना। मतलब हमारा एक था केराटाइटिस वाला, तो वो बैक्टीरियल केराटाइटिस अक्सर आता है, तो इसमें अकेंथामीबा केराटाइटिस लिखा हुआ था, मार्किंग में लिखा हुआ था, बट हमने इग्नोर किया कि ये तो कभी भी पास में नहीं आया हुआ, तो इसे नहीं करना चाहिए। और हमारे पेपर में वो आया हुआ था। और आई के सिनेरियो ना काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, एमसीक्यूज भी मुश्किल होते हैं। मतलब कंपैरेटिवली ना आई का पेपर थोड़ा मुश्किल आता है, तो इसके लिए आपने मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। तो सिनेरियो मतलब ऐसा होता है कि आपको आइडिया ही नहीं हो रहा होता कि ये किस टॉपिक का है, और ना इवन ये भी आइडिया नहीं हो रहा होता कि ये मतलब किस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है, कॉर्निया का है, कंजक्टाइवा का है। तो हमारा अपना भी ना रेटिना से जो क्वेश्चन आया, तो ना हमारी आधी से ज़्यादा क्लास का वो गलत था, क्योंकि ना क्लू ही बहुत कम होता है। यही था कि उसको इंजरी हुई है, आप पता नहीं क्या मसला है कि उसे क्या डिजीज़ है। तो बड़ा वेग सा सिनेरियो था, और मोस्टली यही होता है कि हर डिजीज़ में वाटरिंग हो रही है, रेड आइज़ हो रही हैं, तो मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। तो आप लोगों ने इसके लिए क्या करना है कि छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स होते हैं, उनको आपने ध्यान में रखना है।
और जो गाइडलाइंस में जो टॉपिक दिए हुए हैं, इवन आपके जो माइनर टॉपिक्स भी दिए हुए हैं ना, जैसे हमारा एक अकेंथामीबा केराटाइटिस था, वो हमारी गाइडलाइंस में था बट हमने स्किप कर दिया था, तो वो पेपर में आया हुआ था। तो इस तरह के टॉपिक्स को आपने इग्नोर नहीं करना और मतलब ना की पॉइंट्स पे फोकस करने हैं, और वही शॉर्ट लिस्टिंग और शॉर्ट नोट्स आपके काम आएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आई। मैंने ट्राई किया हर पॉइंट कवर कर दूँ, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर दैट। और इसके अलावा बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मैं बाकी दो सब्जेक्ट्स की गाइडलाइंस भेजती हूँ।